हेलो फ्रेंड्स, आपके कहने पर लॉन्ग वीडियो लाई हो तो चले शुरू करते हैं। चैप्टर 25। अव्यांशी को गुस्सा आ गया ये सोचकर कि उसका बॉडी काम नहीं कर रहा और इस शैतान बच्चे को अपनी गर्लफ्रेंड की पड़ी है, और वो गुस्से में अपने पैरों की चप्पल को निकालकर रुद्र की तरफ फेंकती। लेकिन रुद्र तो पहले से ही वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो तो अव्यांशी का दिमाग था, तो वो जान चुका था कि अव्यांशी के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो वहां से गायब हो गया था। लेकिन वो चप्पल जिसे अव्यांशी ने फेंका था वो जाकर किसी लड़के को लग गया, और उस लड़के को लगते ही वो लड़का वहीं पर कुछ समय के लिए फ्रिज होकर अपनी आंखें बंद कर ली, और जब वो अपनी आंखें खोला तो उसमें किसी को जान से मारने की चाहत दिख रहा था और उसी नजरों से अव्यांशी की तरफ देख रहा था। आगे वो लड़का जिसको चप्पल लगा था वो गुस्से में अव्यांशी को पहले देखता है, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं जब अव्यांशी को एहसास होता है कि वो चप्पल रुद्र को न लगकर किसी और को लगा है, तो वो अपना सिर ऊपर करके देखती है कि कौन है जिसको उसकी चप्पल लगी। जब वो देखती है कि किस इंसान को उसका चप्पल लगा है तो उसकी आंखों में शरारत आ गई और वो तुरंत उठने लगी। तभी उसका पैरों में जोर से दर्द हुआ और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। तभी दो मजबूत हाथों ने उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वही जब अव्यांशी को एहसास होता है कि वो किसी और की बाहों में है तो वो तुरंत अपने होश में आकर उस लड़के को खिसियाई हंसी हंसते हुए बोली, हेलो मिस्टर हैंडसम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपका ड्यूटी आज भी यहीं पर है? और फिर बोली, लेकिन आप तो बॉडीगार्ड है, पर आपने तो जिम जाने वाली कपड़े पहने हैं। वही उसकी बात पर वो लड़का, जो कोई और नहीं रुद्राक्ष था, वो बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि मैं जिम करके रनिंग ही करने आया था कि तुमने। तभी अव्यांशी तपाक से उसके बाहों से निकलते हुए बोली, वो तो मैंने उस चप्पल को रुद्र के बच्चे को मारने के लिए फेंका था, लेकिन आपको। तभी रुद्राक्ष अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने कि मैं बच्चा हूँ? और फिर उसके ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, बच्ची तो तुम हो और मुझे बोल रही हो? तो अव्यांशी ने अपने गालों से रुद्राक्ष का हाथ हटाते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल बच्ची नहीं हूँ। आई एम 17 years old। और तुम क्यों खुद को बच्चे बोल रहे हो? देखने में तो 30 या 35 साल के बूढ़े लग रहे हो। और फिर अपने मन में बोली, तुमने मेरे गालों को दबाया न, देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। वहीं उसकी ये बात पर कि वो बूढ़ा लग रहा है, रुद्राक्ष को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में अव्यांशी के बालों को पकड़कर बोला, तुम्हें मैं किस एंगल से बूढ़ा लग रहा हूँ? आई एम 22 years old। और फिर अव्यांशी के बालों पर अपनी पकड़ तेज कर देता है। वहीं जब अव्यांशी को अपना बाल दुखने लगा तो वो गुस्से में बोली, ए छोड़ो, मेरा बाल दुख रहा है। और तभी उसके मुंह से आ निकल गई, क्योंकि रुद्राक्ष ने अपनी पकड़ को और तेज कर दिया था। और फिर उसको देखते हुए बोला, ए किसे बोल रही हो? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? तो अव्यांशी भी गुस्से में बोली, है नौकर ना सही, लेकिन बॉडीगार्ड तो हो, और बॉडीगार्ड तो हमें सेफ्टी देने के लिए ही होते हैं। लेकिन मैंने कल क्या तुमसे फ्लर्ट कर लिया? तुम तो आज मेरे सिर पर ही आकर बैठ गए। तभी रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, उसकी हंसी काफी भयानक थी। एक पल के लिए तो अव्यांशी भी उसकी हंसी देखकर डर गई। तभी उसे रुद्राक्ष की आवाज आई, वो बोल रहा था, क्या कहा? बॉडीगार्ड में? बॉडीगार्ड माई फूट। और जोर से अव्यांशी का बालों को खींच दिया। तो इस बार अव्यांशी चिल्लाते हुए बोली, छोड़ोगे कि नहीं मेरा बाल? तो रुद्राक्ष बोला, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। तभी अव्यांशी एकदम से अपने हाथों की मुट्ठियां बांधी और जोर से रुद्राक्ष के फेस पर मारी, जिसके वजह से रुद्राक्ष तुरंत उसके बाल को छोड़कर 2 कदम पीछे हो गया और अपने मन में सोचने लगा, आज तक कोई भी रुद्राक्ष खुराना को हाथ नहीं लगा पाया, लेकिन ये लड़की। फिर सोचने लगा, इसने जिस तरह से वार किया वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं कर सकती। इसका मतलब नहीं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। इसकी उम्र तो अभी 18 की भी नहीं है। और वही अव्यांशी जब रुद्राक्ष को मार देती है तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो एकदम से वहां से भागकर राठौर मैंशन आ गई।
और जब रुद्राक्ष अपने सेंस में वापस आया और घूमकर अव्यांशी को देखा लेकिन वो वहां पर नहीं थी, इसलिए रुद्राक्ष बिना एक्सप्रेशन के वापस खुराना मैंशन चला गया क्योंकि खुराना और राठौर मैंशन आमने सामने था। रुद्राक्ष और अव्यांशी के दादाजी की दोस्ती की वजह से और दोनों मैंशन का गार्डन जो कि आगे में था वो ज्वाइन था, इसलिए जब सुबह में रुद्राक्ष और अव्यांशी दौड़ने के लिए गार्डन में आए तो वो दोनों आपस में टकरा गए। वहीं दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल प्राइवेट रूम जो कि राठौर के लिए हमेशा बुक रहता था, और इसी हॉस्पिटल में एक और प्राइवेट रूम है जो कि खुराना के लिए बुक रहता है क्योंकि ये दोनों यहाँ के टॉप फैमिली है और इनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। इसी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में सोनम को एडमिट किया गया था। सोनम अभी बिस्तर पर लेटी एक तक रूम की सीलिंग को देख रही थी, तभी गेट ओपन हुआ और अव्यांशी की मॉम रूम में इंटर हुई तो सोनम जल्दी से उठकर बैठ गई। तो अनीता जी जाकर उसको बेड पर सुलाकर उसके सर को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोली, सोनम बेटा अभी आपका एक्सीडेंट हुआ है तो अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। तो सोनम ने बस अपना सर हिला दिया। तो अनीता जी ने बोला, सोनम बेटा प्लीज अव्यांशी को माफ कर दो कि उसने आपको घर से निकाला, और फिर अपने बात को बढ़ाते हुए बोली, आप तो जानती है कि अव्यांशी कितनी नादान है। तो सोनम बोली, चिंता मत कीजिए मॉम, वैसे भी अव्यांशी अभी बस 17 साल की है, इसीलिए वो बचपने में आकर ये सब कर रही है। तो अनीता जी मन में सोची, एक सोनल है जो कितनी समझदार है कि अव्यांशी की इतनी बड़ी गलती जिसके वजह से उसकी जान सकती थी उसे बिना सोचे समझे माफ कर दिया, और एक तरफ अव्यांशी जिसे बात बात पर सिर्फ सोनल से जलन होती है जिसके कारण वो सोनल के साथ इतना बुरा करती है। खुराना मैंशन गार्डन से आने के बाद रुद्राक्ष फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है, तभी गेट नोक होती है। तो रुद्राक्ष बोला, कमिंग। तो एक 26 साल का हैंडसम लड़का अंदर आया और जाकर रुद्राक्ष को ग्रीट करते हुए बोला, बॉस आपने बुलाया। ये है रुद्राक्ष के असिस्टेंट अक्षत जो कि रुद्राक्ष के सारे काम को अच्छे से करता है। अगर रुद्राक्ष आउट ऑफ कंट्री होता भी है तो ये सारे काम को संभाल लेता है। तो रुद्राक्ष बोला, अक्षत तुम्हें अव्यांशी राठौर के बारे में पता करवाना है, मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए अब तक का। वहीं अपने बॉस की ऐसी बात सुनकर पहले तो अक्षत हैरान हो गया क्योंकि आज तक रुद्राक्ष ने पहले किसी भी लड़की का इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं निकलवाया था, बल्कि उसका बॉस तो कभी लड़कियों से सही मुंह बात भी नहीं करता। लेकिन उसने अपने फेस से जाहिर नहीं होने दिया और तुरंत बोला, यस बॉस, मैं अभी अव्यांशी राठौर का जन्म कुंडली उसके साथ साथ उसका फिजिक्स केमिस्ट्री सब निकाल कर ले आता हूँ। वहीं उसकी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर रुद्राक्ष घूर कर उसे देखता है, जिस वजह से वो हड़बड़ाकर बोला, सर अभी इंफॉर्मेशन लाता हूँ उसका, और जल्दी से बोलकर बाहर भाग गया। बाहर आने के बाद बोला, बच गया आज, नहीं तो आज पक्का मुझे जिंदा ही जला देते। क्या जरूरत थी उनके सामने अपनी जुबान को इतना चलाने की। काश इनकी जिंदगी में भी कोई आ जाए जो दिन रात इन्हें टॉर्चर करे और इनके खड़ूसपन को ठीक कर दे। फिर वहां से चला गया। राठौर मैंशन अव्यांशी का रूम। अव्यांशी बालकनी में खड़े होकर कुछ सोच रही थी और अपने आप से बोली, ऐसी गलती कैसे कर सकती है तुसिया, कहीं किसी को शक न हो जाए। तभी रुद्र प्रकट हुआ और बोला, मालकिन किसी को शक हुआ हो या नहीं, लेकिन मुझे जरूर विश्वास हो गया है कि आप कुछ छुपा रही है। तो अव्यांशी बोली, मैं कुछ नहीं छुपा रही, अगर छुपा रही होती तो तुम्हें तो पता चल ही जाता कि मैं क्या छुपा रही हूँ, आखिर तुम तो मेरे दिमाग हो। तो रुद्र सोच में पड़ जाता है, फिर तुरंत बोलता, हाँ मुझे किसी का भी इंफॉर्मेशन निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, लेकिन मालकिन मैं तब आपके दिमाग में एक्टिवेट हुआ हूँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पहले तो मैं कहीं सो रहा था, इसलिए मुझे सिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि सिया कौन है, क्या करती थी। तो अव्यांशी बोली, लेकिन तुम तो किसी के भी तुरंत इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो अपने इस सुपर दिमाग से।
तो रुद्र बोला, हाँ किसी का भी निकाल सकता हूँ लेकिन सिया का नहीं, क्योंकि मैं सिया का दिमाग हूँ, लेकिन कंट्रोल तो सिया के पास ही है। मतलब आपके पास, क्योंकि सिया इस दिमाग की ऑनर है। तो अव्यांशी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, लेकिन उसने तुरंत छुपा लिया और फिर अपने फेस को बेचारा सा बनाकर बोली, सो सैड बच्चों, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ सिया कौन थी और क्या करती थी। तो रुद्र के आंखों में चमक आ गई, जैसे वो जल्दी से सब जानना चाहता हो। तो अव्यांशी बोली, सिया एक बेवकूफ बेदिमाग वाली लड़की जो कि रोज रिक्शा से एक छोटे से बेकरी शॉप पे जाती, जो कि उसने अपने पूरे जीवन भर के सेविंग से खोला था। वो एक अनाथ थी, उसे कुछ नहीं आता था, सिर्फ नोवेल पढ़ना और सोने के अलावा, और फिर चुप हो गई। तो रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन आपने तो उस रुद्रा के बच्चे, फिर अपने मन में बोला, अभी नहीं बताऊंगा मालकिन को, नहीं तो वो डर जाएगी। तो रुद्र बोला, वो बॉडीगार्ड जिसने आपके बालों को पकड़ा था, उससे आपने इतनी जल्दी अपने बालों को कैसे छुड़ाया? और फिर अव्यांशी की तरफ देखने लगा। वही इस बच्चे की बात सुनकर अव्यांशी का चेहरा काला पड़ गया। तो रुद्र फिर से बोला, बताइए मालकिन कैसे छुड़ाया? तो इस बार अव्यांशी झूठी हंसी हंसते हुए बोली, वो कौन सी बड़ी बात है, एक मुट्ठी बनाओ और जोर से नाक पर मार दो, जिससे सामने वाले की नानी दादी याद आ जाए। चैप्टर 26। क्या है सिया की सच्चाई? तो रुद्र ने शक भरी नजरों से बस सर हिला दिया और फिर अपने मन में कहा, मालकिन आप भले ही सबको उल्लू बना सकती हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान भी मार सकता है, लेकिन असलियत ये है कि वो कोई आम टेक्निक नहीं थी सेल्फ डिफेंस के, जिसे कोई भी यूज कर ले। अब तक मैं आपको एक आलसी और बेदिमाग वाली लड़की समझता था, लेकिन जितना मैं आपको जान पाया हूँ आप वैसी नहीं है, और इस बारे में मैं पता लगा कर ही रहूंगा। इसके लिए पहले मुझे आपको ये सोचने पर मजबूर करना होगा कि सिया क्या करती थी, क्योंकि आप सिया के किसी काम को याद नहीं करती, इसका मतलब आपका मन आपके पूरे कंट्रोल में है। मुझे कैसे भी करके एक बार आपको सोचने पर मजबूर करना होगा कि सिया क्या करती थी, और आप जैसे ही अपने मन में ये बात सोचेगी, मुझे सिया की सारी सच्चाई पता चल जाएगा। और फिर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। ट्राई माई न्यू स्टोरी। क्या हो जब आंधी तूफान से टकराए, क्या हो जब शैतान डेमन से टकराए। यह कहानी है शैतान अधीर राजावत, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। दूसरी तरफ है डेमन महाराक्षी राजवंश, जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। क्या हो जब एक दिन डेमन महाराक्षी शैतान अधीर को मार देती है थप्पड़, तो क्या होगा इनका अंजाम? कहाँ तक जाएगी इनकी दुश्मनी? जानने के लिए सुनिए मेरी न्यू स्टोरी डेमन गर्ल। और वो उसी स्माइल के साथ बोला, आपने सही कहा मालकिन, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। अब मुझे भी नींद आ रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने, और गायब हो गया। वही उसके जाते ही अव्यांशी अपने बेड पर बैठ एक तक सीलिंग को घूरे जा रही थी। तभी गेट ओपन हुआ और कृति अंदर आई और जाकर जोर से अव्यांशी के गले लग गई, जैसे वो कितना प्यार करती है अव्यांशी से और उसके बिना जी ही नहीं सकती। खैर ये पुरानी वाली अव्यांशी का ख्याल था, लेकिन सच बात तो ये थी कि कृति यहाँ पर ये बताने आई थी कि 12 क्लास का बोर्ड एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं। अव्यांशी हमेशा एग्जाम में फेल होते होते बची है, इसीलिए वो यहाँ आई है ताकि अव्यांशी को सोनल के खिलाफ भड़का सके कि सोनल जानबूझकर अच्छे मार्क्स लाती थी, ताकि अव्यांशी को मॉम डैड के नज़रों में नीचा दिखा सके कि वो कितनी बेकार बेटी है और सोनल कितनी तेज और समझदार, और अव्यांशी फिर से उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तभी अव्यांशी उसके हाथ को अपने गले से हटाते हुए बोली, क्यों आई हो कृति यहाँ? क्या तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है जो बार बार राठौर मेंशन चली आती हो? वही उसकी बात पर कृति का फेस काला पड़ जाता। कहाँ वो ये सोचकर यहाँ आई थी कि वो अव्यांशी को अपने कंट्रोल में करेगी, और कहाँ उसके साथ ये हो रहा है। तभी गेट से व्हीलचेयर पर बैठी औरत अंदर आती है। वही उसको देखकर अव्यांशी जल्दी से उनके पास गई और बोली, दादी माँ आप यहाँ? कुछ काम था तो हमें बुला लेती। तो दादी जी बोली, बेटा मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में मिल लूं, और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी।
वही उनकी इतना प्यार भरा एहसास पाकर अव्यांशी के अंदर एक साथ बहुत ज्यादा फीलिंग डेवलप हो गई, क्योंकि वो अनाथ थी लेकिन अब उसके पास एक पूरा फैमिली है जो उसे बहुत प्यार करता है। तभी दादी बोली, आप एग्जाम की वजह से परेशान मत हो बेटा, क्या हुआ, आप पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं और भी बहुत सी चीज है करने के लिए। तो अव्यांशी दादी जी के हाथों पर हाथ रख के बोली, दादी माँ आप चिंता मत करिए, इस बार मैंने बहुत मेहनत की है इसलिए इस बार मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा और फिर मेरा भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बिना राठौर सरनेम। तो कृति टपाक से बोली, क्या तुम सही कह रही हो अव्यांशी? तो अव्यांशी बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी कृति? तो कृति के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और अपने मन में बोली, अब देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाती हूँ मेरी प्यारी अव्यांशी। तो दादी माँ बोली, ठीक है बेटा, जब आप कह रही हो कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तो जरूर जाएगा मेरी प्रिंसेस। और फिर बोली, चलो मुझे और भी काम है इसलिए मैं जाती हूँ। हाँ लेकिन मैं भूल ही गई थी कि मैं यहाँ क्या करने आई थी। तो अव्यांशी बोली, आप एग्जाम के बारे में नहीं बताने आई थी दादी माँ? तो दादी जी बोली, हाँ आई थी उसके लिए भी, लेकिन आज खुराना दादाजी ने आपको रात के डिनर के लिए बुलाया है, तो क्या आप जाएगी? वही खुराना, ये नाम सुनकर अव्यांशी फ्रिज हो गई, उसके दिमाग में सिर्फ रुद्राक्ष खुराना का नाम आया इसलिए वो तुरंत बोली, नहीं दादी माँ मैं नहीं जाने वाली। तो दादी जी बोली, लेकिन क्यों बेटा, उन्होंने बहुत ही प्यार से आपको बुलाया है तो क्या आप उनका दिल दुखाएगी? तो अव्यांशी बड़े प्यार से दादी माँ से बोली, मैं खुराना दादाजी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी लेकिन कल से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। तो दादी जी बोली, तो ठीक है आज वहीं पर रुक जाना, वहाँ पे अक्स बेटा है वो भी 12 क्लास में है, उसके साथ पढ़ाई कर लेना, ठीक है अंशी? तो अव्यांशी ने न चाहते हुए भी सिर्फ मुंडी हिला दी और उसके बाद दादी जी वहाँ से चली गई। और वही कृति मन ही मन आग बबूला हो रही थी, क्योंकि अव्यांशी की दादी माँ ने अव्यांशी को खुराना मेंशन जाने के लिए कहा था, न कि उसे। तभी अव्यांशी बोली, क्या तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए? तो कृति डांट पिसते हुए बाहर चली गई। खुराना पैलेस। रुद्राक्ष स्टडी रूम में ऑनलाइन मीटिंग खत्म ही किया था, तभी अक्षत वहां पे आ गया और बोला, सर अव्यांशी राठौर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो रुद्राक्ष बोला, स्पीक। तो अक्षत बोलना स्टार्ट करता है, अव्यांशी राठौर एज 17 इयर्स, अभी 12th क्लास में है, कल से बोर्ड एग्जाम है, पढ़ाई में मुन्ना भाई MBBS को भी फेल कर दी है, बात बात पर गुस्सा करना और अपनी एडॉप्टेड सिस्टर सोनम को नहीं पसंद करती और उनकी मॉम का कहना है कि अव्यांशी राठौर के वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है। तो रुद्राक्ष बोला, और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा? तो अक्षत बोला, नहीं सर, इन सारी इन्फॉर्मेशन से तो यही पता चलता है कि वो बड़ी ही घमंडी लड़की हैं, अपनी फैमिली के नाम पर उड़ती हैं। तो रुद्राक्ष अपनी काली शैतानी आंखों से उसे घूर कर देखता है तो अक्षत जल्दी से अपना थूक गटक लेता है और डर के मारे जल्दी से रूम से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष फिर से अपने काम में लग गया। अव्यांशी का रूम। ये बात सुनकर कि उसे खुराना मेंशन जाना है, अव्यांशी का दिमाग घूमने लगा था। तभी वहां पर रुद्र आया और बोला, मालकिन मालकिन क्या हुआ आपको, आप क्यों इतना परेशान है? तो अव्यांशी चिढ़ते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ? तो रुद्र इधर उधर देखते हुए बोला, पता है मालकिन, लेकिन आपको अब वहां जाना ही होगा और इस नोवेल का हीरो का सामना करना होगा। तो अव्यांशी बोली, तुम्हें तो पता है न ये हीरो इस नोवेल में अव्यांशी के साथ क्या करता है? तो रुद्र बोला, लेकिन मालकिन अब आप सारी बात पहले से ही जानती है तो आप इस नोवेल की कहानी को बदल सकती हैं और उसके साथ भी अव्यांशी के लाइफ को भी। तो अव्यांशी को अब थोड़ा बहुत राहत महसूस हुआ और फिर जाकर बेड पर पता जाती है और उसे नींद भी लग गई। तो रुद्र बोला, पता है मालकिन, मुझे अभी तक लगता था कि आप रुद्राक्ष खुराना से डरती है इसलिए आप उसके पास नहीं जाना चाहती, लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि आप क्या करना चाहती है। और फिर वो भी गायब हो गया। खुराना मेंशन। खुराना दादाजी यानी कि हर्षित दादाजी पूरे घर को नौकरों से कहकर सजा रहे थे और सारे यंग जनरेशन को काम पर लगा रखा था। तभी
वीर खुराना, रुद्राक्ष के चचेरा भाई, अपने बहन मियाँ से बोला, मियाँ आज दादाजी को क्या हुआ है जो पूरे घर को अपने सिर पर उठाए है। तो मियाँ बोली, मुझे क्या पता, मैं भी तो यहीं पर हूँ। तभी गेट से एक लड़का देखने में रुद्राक्ष की तरह था, ब्लैक टैक्सिडो पहने, आंखों पे गॉगल्स, पैरों में बूट्स पहने अंदर आता है। तभी हर्षित दादाजी बोले, रुक जाओ बटूरदार वहीं पर। तो वो लड़का वहीं पर रुककर हर्षित दादाजी की ओर देखने लगता है। तो दादाजी बोले, आखिर वक्त मिल ही गया आदित्य खुराना को यहाँ आने का। तो वो लड़का, जो कि कोई और नहीं रुद्राक्ष का बड़ा भाई आदित्य खुराना था, वो गया और हर्षित दादाजी के सामने खड़ा हो गया और बोला, आपको भी पता है मेरा प्रोफेशन क्या है, फिर भी आप ऐसी बात बोल रहे हैं। तो हर्षित दादाजी कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ हमें पता है हमारा पोता इस दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है, और ये भी बात जानते हैं कि वो हमेशा ऑपरेशन में बिजी रहता है, इसलिए वो हमारे पास इस विला में ज्यादा समय नहीं बिता पाता। तो आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन से अपने दादी यानी कि माया जी के पास गया और बोला, आप सही समझी। और फिर पूरे विला को देखता है जहां पर सारे नौकर इधर उधर भाग रहे थे। तो आदित्य बोला, क्या यहाँ पर कोई शादी हो रहा है कि इतना सजावट हो रहा है? तो माया दादी जी के आंखों में शैतानी चमक आ जाती है और मुड़कर हर्षित दादाजी से बोलती है, क्या सच में इस घर में शादी हो रही है हर्षित? तो हर्षित जी अपना सिर पकड़कर मन में बोले, बस इन्हें कोई भी बोल दे कि शादी हो रही है। ये अपने ख्याली पुलाव अपने मन में पकाने लगती है कि जरूर इनके पोते पोतियों नाती नतिनी का शादी हो रहा है। तभी माया जी जोर से बोली, अब बताओगे भी किसकी शादी हो रही है? तो हर्षित दादाजी बोले, किसी की भी शादी नहीं हो रही है। और क्या ये घर की सजावट शादी की तरह दिख रहा है? तो माया दादी जी ने अब जाकर पूरे घर पर नजर डाला, फिर आदित्य की तरफ देखा जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे, जिससे वो जान गई कि आदित्य ने उसके इमोशन पर ट्रिगर किया है। तभी वीर बोला, दादाजी फिर किसके लिए इस घर का ऐसा डेकोरेशन हो रहा है? तो हर्षित दादाजी ने फेस पर स्माइल लाते हुए बोले, मेरी लाडो आ रही है इसलिए। वही उनके मुंह से लाडो सुनकर सब शौक हो गए सिवाय आदित्य के। तो माया दादी जी बोली, सच में वो आने के लिए मान गई? तो दादाजी खुशी से बोले, हाँ वो आ रही है। वो बूढ़ा वीरेंद्र मान गया अपनी पोती को भेजने के लिए, तो दादी जी भी खुश हो गई। लेकिन सारे यंग जनरेशन शौक में थे कि किसने इतने बड़े पत्थर दिल को पिघला दिया, लेकिन किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वही आदित्य ये बात सुनने के बाद कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चला गया। रात के 8 बजे खुराना हाउस। इस समय सारे लोग सोफे पर बैठे हुए थे। तभी हर्षित दादाजी बोले, वो अब तक क्यों नहीं आई? देखो 8 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है। तो दादी माँ बोली, आती ही होगी, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? तभी मेन गेट से एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि ब्लैक जीन्स, व्हाइट टॉप पहने और बालों को पोनी बनाई हुई थी। एक हाथ में वॉच पहनी, दूसरी हाथ से लॉलीपॉप मुंह में डाले अंदर आ रही थी। तभी वीर के मुंह से निकल जाता है, शी इज सो क्यूट। तो मियाँ बोली, किसे बोल रहे हो? तो वीर ने खोए हुए अंदाज में अपनी उंगली उस लड़की की तरफ कर दी जो कि मेन गेट से अंदर आ रही थी, जो कि अव्यांशी ही थी। तब सभी लोगों ने अव्यांशी को अंदर आते हुए देखा। वही अव्यांशी जब अंदर आई तो वो सबसे पहले जाकर हर्षित दादाजी के पैर को छूती है। तभी हर्षित दादाजी उसके हाथों को पकड़ बोले, बिटिया कभी पैर नहीं छूटी और आइंदा से आप कभी भी किसी का पैर नहीं छुएगी। तो अव्यांशी ने बस अपना सिर हिला दिया। तो माया दादी जी बोली, सिर्फ अपने दादू से ही बात करना, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो अव्यांशी जाकर माया दादी जी के गले लग गई और बोली, ओ हो दादी माँ, भले ही किसी को आपकी वैल्यू ना पता हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस घर में अगर किसी को रहना है तो सभी को आपकी बात माननी पड़ेगी, क्यों दादी माँ? अव्यांशी ने तो ये बात मजाक में बोल दिया था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर सभी के होश उड़ गए कि ये लड़की उस खड़ूस दादी जी से ऐसे बात कर रही है जैसे वो उसकी दोस्त हो। और दादी जी भी उसके इस बात पर स्माइल कर रही है।
वही सीढ़ियों से आ रहा आदित्य भी अव्यांशी को इस तरह से बातें करते देख वहीं पर रुक गया। वही जब वीर से रहा नहीं गया तो वो जाकर अव्यांशी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर क्यूटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। वही इसके इस बात पर राही, जो कि रुद्राक्ष के चाचा की बेटी है, वो अक्स से बोली, लगता है आज इसे पीताने का शौक लगा है, इसलिए तो एक 16 या 17 साल की लड़की एक साथ से फ्लर्ट कर रही है। तो अक्स बोला, ऊपर से दादाजी इसे अपनी पोती मानते हैं, अगर उसके इस तरह फ्लर्ट करने से बेचारी रो देगी तो दादा दादी इसे सूली पर चढ़ा देंगे। चैप्टर 27 अव्यांशी का फ्लर्टी अंदाज। हेलो मिस्टर क्यूटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। वही इसके इस बात पर राही, जो कि रुद्राक्ष के चाचा की बेटी थी, वो अक्स से बोली, लगता है आज इसे पिटाने का शौक चढ़ा है, इसलिए तो एक 16 या 17 साल की लड़की एक साथ से फ्लर्ट कर रहा है। तो अक्स बोला, ऊपर से दादाजी इसे अपनी पोती मानते हैं, अगर उसके इस तरह फ्लर्ट करने से बेचारी रो देगी तो दादा दादी इसे सूली पर चढ़ा देंगे। आगे तभी उन सब की कानों में अव्यांशी की आवाज आती है, जो वीर के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोली, हेलो मिस्टर हॉटी, आई नो आई एम ब्यूटिफुल बट यू आर ऑल्सो लुकिंग हॉट। और फिर उसने वीर को आंख मार दी। वही अव्यांशी के इस एक्शन से सभी लोग अपनी जगह पर ही जम गए कि एक बच्ची बिना किसी शर्म के एक लड़के के साथ इतना अच्छा फ्लर्ट कैसे कर सकती हैं। तभी अव्यांशी के कानों में रुद्र की आवाज आती है, जो बोल रहा था, मालकिन आप फिर भूल गई कि आप सिया नहीं अव्यांशी है, जो कि 17 साल की है, और फिर से अपना ठरकीपन स्टार्ट कर दी। अब जल्दी से अपने बात को संभालिए, वरना सभी लोग को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो अव्यांशी जल्दी से वीर के कंधे से अपना हाथ हटाकर बोली, कैसा लगा मेरा फ्लर्टिंग मिस्टर? तो वीर नासमझी में बोला, क्या? तो अव्यांशी बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे फ्लर्ट कर सकते हो और मैं चुप रहूंगी? नहीं मिस्टर, आई एम अव्यांशी राठौर, जो कि हर चीज का बदला लेती है। तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ थोड़ा फ्लर्ट कर दी, जिसे तुम सीरियस मत ले लेना कि तुम सच में हॉट हो। वही उसके इस तरह बोलने से सबकी हंसी छूट गई, लेकिन अपने दादा दादी के सामने कोई हंस भी नहीं सकते थे, इसलिए सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। वही सीढ़ी पर भी अव्यांशी की बात सुनकर आदित्य के होठों के कोने मुड़ गए और फिर बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर अपने कदम बढ़ाते हुए जोर से बोला, क्या डिनर का टाइम अभी नहीं हुआ है? तो तब जाकर सबका ध्यान सीढ़ियों पर जाता है, जहां पर आदित्य बड़े ही एटीट्यूड से खड़ा था। वही अव्यांशी उसे देखकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी दादाजी बोले, हाँ चलो सब डिनर करते हैं। और फिर बड़े ही प्यार से अव्यांशी के सिर पर हाथ रखकर बोले, चलो बेटा आप मेरे बगल में बैठना। तो सब लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे। वही जैसे ही अव्यांशी दादाजी के बगल में बैठती, उससे पहले ही वहां पर आदित्य जाकर बैठ गया। तो अव्यांशी आदित्य के बगल में बैठ जाती और उसके बगल में वीर बैठ गया। तो हर्षित दादाजी आदित्य को कुछ बोलने वाले ही थे, तभी माया दादी जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करती है, तो वो चुप हो जाते हैं। तभी माया दादी जी बोली, रुद्राक्ष कहाँ पर है? वो अब तक क्यों नहीं आए? तभी एक आवाज सबको सुनाई देता है, मैं यहाँ हूँ। तो सब उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर रुद्राक्ष बिना एक्सप्रेशन के गेट पर टेक लगाए खड़ा था। तो माया दादी बोली, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तो रुद्राक्ष पॉकेट में हाथ डालकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ माया दादी के बगल में बैठ गया। वहीं जब रुद्राक्ष को अपने ऊपर घूरती हुई नजर महसूस हुआ, तो वो गुस्से से अपना सर उठाता है। वैसे ही उसकी आंखों के सामने अव्यांशी का फेस नजर आया, क्योंकि अव्यांशी और रुद्राक्ष एक दूसरे के सामने वाले चेयर पर बैठे हुए थे। वहीं जब अव्यांशी ने रुद्राक्ष के फेस को देखा तो वो एकदम ब्लैंक हो गई। उसे तो ये भी होश नहीं रहा कि रुद्राक्ष कब से उसे घूरे जा रहा है, और अपने मन में कहती है, इसका मतलब जिसे मैं कल से बॉडीगार्ड समझकर फ्लर्ट कर रही थी, वही खड़ूस रुद्राक्ष खुराना है। तभी हर्षित दादाजी अव्यांशी से बोले, लाडो चलो मैं अपने पोतों पोतियों से आपको मिलवाता हूँ। तो ये है आदित्य खुराना, मेरा सबसे बड़ा पोता, और तुम्हारे बगल में वीर खुराना। और फिर उंगली दिखाकर बोले, वो है राही, अक्स और मियां खुराना।
फिर रुद्राक्ष की तरफ इशारा करके बोले, ये है हमारे शेर रुद्राक्ष खुराना। वही हर्षित दादाजी के मुंह से रुद्राक्ष के लिए शेर सुनकर अव्यांशी मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, ये किस एंगल से शेर लग रहा है, देखने में तो ठीक ठाक आदमी ही लग रहा है। तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा था, मालकिन आप कहावत भी नहीं समझती। तो अव्यांशी बोली, अरे शैतान बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रुद्र बोला, मालकिन ये आप भूल गई कि मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ या फिर मैं कभी भी अपना बात आपको बता सकता हूँ और आप मेरी बात सुन भी सकती है। तो अव्यांशी मन ही मन बोली, हाँ पता है, बार बार एक ही बात क्यों बताते हो, चलो अब फूटो यहाँ से। तभी दादाजी अपने बात बढ़ाते हुए सबसे बोले, ये है मेरी लाडो अव्यांशी राठौर। तो सबने अव्यांशी को हेलो बोला, सिर्फ रुद्राक्ष और आदित्य को छोड़कर। तभी दादी जी बोली, चलो सब खाना खाओ। तो सब खाना खाने लगे। वही वीर, जिससे चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई, वो बोला, वैसे क्यूटी पाई आपको क्या पसंद है खाने में? तो अव्यांशी बोली, कुछ भी। तो फिर वीर आलू पराठा निकालकर अव्यांशी के प्लेट में डालते हुए बोला, क्यूटी पाई इसे खाओ, ये बहुत ही यम्मी है। वही बार बार वीर का अव्यांशी को क्यूटी पाई कहना रुद्राक्ष की पसंद नहीं आ रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था जो कि बर्दाश्त के बाहर था। तभी सबके कानों में एक आवाज सुनाई देता है कि उसका नाम अव्यांशी है, न कि क्यूटी पाई जो बार बार उसे क्यूटी पाई बोल रहे हो। तो सब उस आवाज की तरफ देखते हैं जो कि आदित्य ने गुस्से में बोला था। वही सब आदित्य को ऐसे गुस्से में बोलते देख डर जाते हैं, क्योंकि आदित्य कभी इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता है। हाँ, उसका फेस हमेशा इमोशनलेस होता है लेकिन गुस्सा नहीं करता। तो वीर डरते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, अव्यांशी ये लो पराठा। तो अव्यांशी वीर की तरफ देखकर उस पराठे को लेकर बोली, थैंक यू मिस्टर हॉटी। बस यही सुनना बाकी था। आदित्य का गुस्सा और भी बढ़ गया और गुस्से में अव्यांशी का प्लेट में से पराठा निकाला और वीर के प्लेट में फेंकते हुए बोला, ये तेल मसाले वाला फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए डॉल नहीं खाएगी। और फिर बड़े ही प्यार से हेल्थी फूड निकालकर अव्यांशी के प्लेट में रख देता है। वही जब अव्यांशी आदित्य को अपने साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हुए देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई जो कि उसे अच्छा लग रहा था। तभी वो अपने मन में बोली, एक यही बंदा था जो हमेशा नोवेल में अव्यांशी को सपोर्ट करता था और उसे बहुत मानता भी था। और इसी वजह से रुद्राक्ष ने अपने भाई के साथ भी रिलेशन खराब कर लिया था, क्योंकि वो हीरोइन के बदले हमेशा अव्यांशी को सपोर्ट करता था। तभी आदित्य बोला, क्या हुआ डॉल, क्या आपको खाना नहीं पसंद आया? और वही आदित्य के मुंह से बार बार डॉल सुनकर सारे घर वाले तो सदमे में ही आ गए। तभी अक्स मियां से बोला, ये आदित्य भाई तो इतने प्यार से तो नेहा दी से भी नहीं बात करते, तो फिर इस लड़की से इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? बीए गाइस। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन एक बात बताना था, व्यूज इतने ज्यादा है लेकिन लाइक और कमेंट इतने कम। क्या आपको स्टोरी नहीं पसंद आ रहा? अगर नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट में बोल दीजिए, जिससे मैं इस स्टोरी को जल्दी ही खत्म कर दूं। अगर बात मेरी की जाए तो इस कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट और टर्न है, जिसे सुनने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। तब तक के लिए सुनते रहिए मेरी नोवेल विलेनस क्वीन। चैप्टर 27, अव्यांशी का फ्लर्टी अंदाज। हेलो मिस्टर क्यूटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। वही इसके इस बात पर राही जो कि रुद्राक्ष के चाचा की बेटी थी, वो अक्स से बोली, लगता है आज इसे पिटाने का शौक चढ़ा है, इसलिए तो एक 16 या 17 साल की लड़की एक साथ से फ्लर्ट कर रहा है। तो अक्स बोला, ऊपर से दादाजी इसे अपनी पोती मानते हैं, अगर उसके इस तरह फ्लर्ट करने से बेचारी रो देगी तो दादा दादी इसे सूली पर चढ़ा देंगे। आगे तभी उन सब की कानों में अव्यांशी की आवाज आती है जो वीर के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोली, हेलो मिस्टर हॉटी, आई नो आई एम ब्यूटिफुल बट यू आर ऑल्सो लुकिंग हॉट। और फिर उसने वीर को आंख मार दी। वही अव्यांशी के इस एक्शन से सभी लोग अपनी जगह पर ही जम गए कि एक बच्ची बिना किसी शर्म के एक लड़के के साथ इतना अच्छा फ्लर्ट कैसे कर सकती हैं।
तभी अव्यांशी के कानों में रुद्र की आवाज आती है जो बोल रहा था, मालकिन आप फिर भूल गई कि आप सिया नहीं अव्यांशी है जो कि 17 साल की है और फिर से अपना ठरकीपन स्टार्ट कर दी। अब जल्दी से अपने बात को संभालिए वरना सभी लोग को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो अव्यांशी जल्दी से वीर के कंधे से अपना हाथ हटाकर बोली, कैसा लगा मेरा फ्लर्टिंग मिस्टर? तो वीर नासमझी में बोला, क्या? तो अव्यांशी बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे फ्लर्ट कर सकते हो और मैं चुप रहूंगी? नहीं मिस्टर, आई एम अव्यांशी राठौर जो कि हर चीज का बदला लेती है। तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ थोड़ा फ्लर्ट कर दी, जिसे तुम सीरियस मत ले लेना कि तुम सच में हॉट हो। वही उसके इस तरह बोलने से सबकी हंसी छूट गई, लेकिन अपने दादा दादी के सामने कोई हंस भी नहीं सकते थे, इसलिए सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। वही सीढ़ी पर भी अव्यांशी की बात सुनकर आदित्य के होठों के कोने मुड़ गए और फिर बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर अपने कदम बढ़ाते हुए जोर से बोला, क्या डिनर का टाइम अभी नहीं हुआ है? तो तब जाकर सबका ध्यान सीढ़ियों पर जाता है जहां पर आदित्य बड़े ही एटीट्यूड से खड़ा था। वही अव्यांशी उसे देखकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी दादाजी बोले, हाँ चलो सब डिनर करते हैं। और फिर बड़े ही प्यार से अव्यांशी के सिर पर हाथ रखकर बोले, चलो बेटा आप मेरे बगल में बैठना। तो सब लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे। वही जैसे ही अव्यांशी दादाजी के बगल में बैठती उससे पहले ही वहां पर आदित्य जाकर बैठ गया। तो अव्यांशी आदित्य के बगल में बैठ जाती और उसके बगल में वीर बैठ गया। तो हर्षित दादाजी आदित्य को कुछ बोलने वाले ही थे, तभी माया दादी जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करती है तो वो चुप हो जाते हैं। तभी माया दादी जी बोली, रुद्राक्ष कहाँ पर है? वो अब तक क्यों नहीं आए? तभी एक आवाज सबको सुनाई देता है, मैं यहाँ हूँ। तो सब उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर रुद्राक्ष बिना एक्सप्रेशन के गेट पर टेक लगाए खड़ा था। तो माया दादी बोली, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तो रुद्राक्ष पॉकेट में हाथ डालकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ माया दादी के बगल में बैठ गया। वहीं जब रुद्राक्ष को अपने ऊपर घूरती हुई नजर महसूस हुआ तो वो गुस्से से अपना सर उठाता है। वैसे ही उसकी आंखों के सामने अव्यांशी का फेस नजर आया, क्योंकि अव्यांशी और रुद्राक्ष एक दूसरे के सामने वाले चेयर पर बैठे हुए थे। वहीं जब अव्यांशी ने रुद्राक्ष के फेस को देखा तो वो एकदम ब्लैंक हो गई। उसे तो ये भी होश नहीं रहा कि रुद्राक्ष कब से उसे घूरे जा रहा है, और अपने मन में कहती है, इसका मतलब जिसे मैं कल से बॉडीगार्ड समझकर फ्लर्ट कर रही थी वही खड़ूस रुद्राक्ष खुराना है। तभी हर्षित दादाजी अव्यांशी से बोले, लाडो चलो मैं अपने पोतों पोतियों से आपको मिलवाता हूँ। तो ये है आदित्य खुराना, मेरा सबसे बड़ा पोता, और तुम्हारे बगल में वीर खुराना। और फिर उंगली दिखाकर बोले, वो है राही, अक्स और मियां खुराना। फिर रुद्राक्ष की तरफ इशारा करके बोले, ये है हमारे शेर रुद्राक्ष खुराना। वही हर्षित दादाजी के मुंह से रुद्राक्ष के लिए शेर सुनकर अव्यांशी मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, ये किस एंगल से शेर लग रहा है? देखने में तो ठीक ठाक आदमी ही लग रहा है। तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा था, मालकिन आप कहावत भी नहीं समझती। तो अव्यांशी बोली, अरे शैतान बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रुद्र बोला, मालकिन ये आप भूल गई कि मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ या फिर मैं कभी भी अपना बात आपको बता सकता हूँ और आप मेरी बात सुन भी सकती है। तो अव्यांशी मन ही मन बोली, हाँ पता है, बार बार एक ही बात क्यों बताते हो? चलो अब फूटो यहाँ से। तभी दादाजी अपने बात बढ़ाते हुए सबसे बोले, ये है मेरी लाडो अव्यांशी राठौर। तो सबने अव्यांशी को हेलो बोला, सिर्फ रुद्राक्ष और आदित्य को छोड़कर। तभी दादी जी बोली, चलो सब खाना खाओ। तो सब खाना खाने लगे। वही वीर जिससे चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई वो बोला, वैसे क्यूटी पाई आपको क्या पसंद है खाने में? तो अव्यांशी बोली, कुछ भी। तो फिर वीर आलू पराठा निकालकर अव्यांशी के प्लेट में डालते हुए बोला, क्यूटी पाई इसे खाओ, ये बहुत ही यम्मी है। वही बार बार वीर का अव्यांशी को क्यूटी पाई कहना रुद्राक्ष की पसंद नहीं आ रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था जो कि बर्दाश्त के बाहर था। तभी सबके कानों में एक आवाज सुनाई देता है,
कि उसका नाम अव्यांशी है, न कि क्यूटी पाई जो बार बार उसे क्यूटी पाई बोल रही हो। तो सब उस आवाज की तरफ देखते हैं जो कि आदित्य ने गुस्से में बोला था। वही सब आदित्य को ऐसे गुस्से में बोलते देख डर जाते हैं, क्योंकि आदित्य कभी इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता है। हाँ, उसका फेस हमेशा इमोशनलेस होता है, लेकिन गुस्सा नहीं करता। तो वीर डरते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, अव्यांशी ये लो पराठा। तो अव्यांशी वीर की तरफ देखकर उस पराठे को लेकर बोली, थैंक यू मिस्टर हॉटी। बस यही सुनना बाकी था। आदित्य का गुस्सा और भी बढ़ गया और गुस्से में अव्यांशी का प्लेट में से पराठा निकाला और वीर के प्लेट में फेंकते हुए बोला, ये तेल मसाले वाला फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए डॉल नहीं खाएगी। और फिर बड़े ही प्यार से हेल्थी फूड निकालकर अव्यांशी के प्लेट में रख देता है। वहीं जब अव्यांशी आदित्य को अपने साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हुए देखती हैं, तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई जो कि उसे अच्छा लग रहा था। तभी वो अपने मन में बोली, एक यही बंदा था जो हमेशा नोवेल में अव्यांशी को सपोर्ट करता था और उसे बहुत मानता भी था। और इसी वजह से रुद्राक्ष ने अपने भाई के साथ भी रिलेशन खराब कर लिया था, क्योंकि वो हीरोइन के बदले हमेशा अव्यांशी को सपोर्ट करता था। तभी आदित्य बोला, क्या हुआ डॉल, क्या आपको खाना नहीं पसंद आया? और वही आदित्य के मुंह से बार बार डॉल सुनकर सारे घर वाले तो सदमे में ही आ गए। तभी अक्समिया से बोला, ये आदित्य भाई तो इतने प्यार से तो नेहा दी से भी नहीं बात करते, तो फिर इस लड़की से इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? बीए गाइस। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन एक बात बताना था, व्यूज इतने ज्यादा है लेकिन लाइक और कमेंट इतने कम। क्या आपको स्टोरी नहीं पसंद आ रहा? अगर नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट में बोल दीजिए, जिससे मैं इस स्टोरी को जल्दी ही खत्म कर दूं। अगर बात मेरी की जाए तो इस कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट और टर्न है, जिसे सुनने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। तब तक के लिए सुनते रहिए मेरी नोवेल विलेनस क्वीन। तो अव्यांशी बोली, हटाओ वहां से हाथ, मत छू मुझे। और फिर अपने हाथ को छुड़ाने लगती है जो कि शर्ट से बांधा हुआ था। ऊपर से रुद्राक्ष ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ भी था। वही बार बार मत छू मुझे सुनकर रुद्राक्ष का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था और अब अपना हाथ को जो कि पीठ पर चला रहा था उसे वो पेट पर लाकर सहलाने लगा, जिससे न चाहकर भी अव्यांशी के मुंह से सिसकियां निकल रहा था। वही रुद्राक्ष जब अंशी का पेट को सहला रहा था तो उसे ये सॉफ्ट टेडी की तरह लग रहा था। ऊपर से अव्यांशी की सिसकियों का शोर उसे और पागल कर रहा था, इसलिए वो और जोर से उसके पेट को सहलाते हुए ऊपर आ रहा था। तभी उसके हाथ से अव्यांशी का सीना टच हो गया। फिर क्या एक्साइटमेंट में रुद्राक्ष ने सीने को जोर से दबा दिया, जिससे अव्यांशी के मुंह से जोर से आ निकल जाता है। वही अव्यांशी के मुंह से आ निकलने के बाद रुद्राक्ष तुरंत अपने सेंस में वापस आता है और जल्दी से अपना हाथ उसके सीने से हटा देता है। तो माही चिल्लाते हुए बोली, यू बदतमीज, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? तो रुद्राक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, वो तो मैंने बस चेक किया कि तुम अब बच्ची नहीं हो। और फिर अव्यांशी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर उसकी नजर जाकर अव्यांशी के सीने पर अटक गया। तो अव्यांशी गुस्से में बोली, पहले मेरे हाथ को तो खोलो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं बच्ची हूँ कि नहीं, और अपनी इस गंदी नजरों को मेरे ऊपर से हटाओ, नहीं तो। तभी रुद्राक्ष बोला, नहीं तो क्या? तो अव्यांशी बोली, नहीं तो मैं तुम्हारे इस आंखों को नोच के बकुला को खिला दूंगी। वही अव्यांशी को इस तरह से बोलने से रुद्राक्ष को फिर से गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में बोला, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे आंखों को नोचोगी? तो अव्यांशी तपाक से बोली, एक बार खोल कर देख लो कि मैं कैसे तुम्हारे इस आंखों को नोचूंगी। तो रुद्राक्ष गुस्से में अव्यांशी के हाथ को खोल देता है और फिर दांत पिसते हुए बोला, निकालो मेरे आंख को। तो अव्यांशी तुरंत अपने पैर को ऊपर उठाती है और जोर से रुद्राक्ष के प्राइवेट पार्ट पर मारती है, जिससे रुद्राक्ष के मुंह से चीख निकल जाती है और वो वही फ्लोर पर प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखे बैठ जाता है। वही अव्यांशी उसी मौका का फायदा उठाकर अपने दोनों हाथों की दो दो उंगलियों को रुद्राक्ष के आंखों में डाल देती है। तभी पूरे वॉशरूम में रुद्राक्ष का चीख गुजने लगता है
और वो चीखते चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, हाथ निकालो। तो अव्यांशी डेविल स्माइल करते हुए बोली, मैं क्यों हाथ निकालूं? तुमने ही तो कहा कि निकाल कर दिखाओ मेरा आंख तो मैं बस तुम्हारा। यानी कि रुद्राक्ष खुराना की बात को मान रही हूं, नहीं तो क्या पता कल की सूरज मैं देख भी पाऊं या नहीं। तो रुद्राक्ष बोला, मैं बोल रहा हूं न कि अपने उंगली को निकालो और अपने उंगली को मूव मत करना। तो अव्यांशी बोली, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही मैं करूंगी, और तुरंत ही उसके आंखों से अपनी उंगलियों को निकाल ली। तो एक बार फिर रुद्राक्ष की चीख निकल गई और वो अपने दोनों हाथ को प्राइवेट पार्ट से हटाकर आंखों पर रख लिया। और जब अपनी हाथों को हटाकर आंखों को खोला था तो वो पूरा लाल हो चुका था, और तुरंत रुद्राक्ष उठा और जाकर बेसिन में अपने आंखों पर जल्दी से पानी डालने लगता है। वही अव्यांशी अपने मन में बोली, पता नहीं मैंने इस शैतान को क्यों जगा दिया, क्या जरूरत थी सिया इस शैतान को जगाने की, लेकिन शुरू तो उसने ही किया था। और फिर अपने सीने पर हाथ फिराने लगती है। तभी रुद्र की आवाज उसके कानों में सुनाई दिया जो बोल रहा था, ये क्या किया आपने मालकिन इस शैतान के साथ? पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था उस समय की, मैं भी सो गया था और मुझे उस समय की इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही। तो अव्यांशी मन में बोली, इसका मतलब तुम्हारा पावर काम नहीं कर रहा। तभी उसे अपने ऊपर किसी का खूनी नजरे महसूस हुआ, तो वो तुरंत अपना सिर ऊपर कर देखती है कि रुद्राक्ष गुस्से में उसी की तरफ आ रहा था। तभी रुद्र बोला, भागिए मालकिन भागिए, जितना जल्दी हो सके भागिए, नहीं तो अगर इस शैतान के हाथों लग जाएगी तो ये जरूर आपको चटनी बनाकर लिट्टी के साथ खा जाएगा। तो अव्यांशी जल्दी से वहां से पीछे मुड़ी और 9-2-11 हो गई। माई न्यू स्टोरी। क्या हो जब आंधी तूफान से टकराए, क्या हो जब शैतान डेमन से टकराए। यह कहानी है शैतान अधीर राजावत जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। दूसरी तरफ है डेमन महाराक्षी राजवंश जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। क्या हो जब एक दिन डेमन महाराक्षी शैतान अधीर को मार देती है थप्पड़, तो क्या होगा इनका अंजाम, कहाँ तक जाएगी इनकी दुश्मनी। जानने के लिए सुनिए मेरी न्यू स्टोरी डेमन गर्ल। तब तक के लिए बाय, और जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतना लंबा वीडियो आएगा।